कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का पार्ट 2, जो कि है लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 कमर्शियल लॉ का यूनिट 2। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पार्टनरशिप की, क्या है इनकमिंग पार्टनर, उनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, आउटगोइंग पार्टनर्स क्या होते हैं, एक फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकती है, क्या डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या होता है एंड क्या कॉन्सिक्वेंस होता है हमारे नॉन रजिस्ट्रेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारे यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ, जैसे कि नारायणप्पा वर्सेस कृष्णप्पा, जो सेक्शन 31 इनकमिंग ऑफ पार्टनर का है, जो कि कहता है जो हमारा फर्म है वो एक लीगल एंटिटी है जो कि एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप पे बिल्ड है, जिसके जरिए अगर आपको किसी भी पार्टनर को एडमिट करना है तो वो एडमिशन सिर्फ और सिर्फ विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर ही हो सकता है। दूसरा केस लॉ है हमारा केसरिया वर्सेस राम प्रसाद, सेक्शन 31 क्लॉज 2, जो बोलता है लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स। इनकमिंग पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी होगी? ये केस लॉ ले डाउन करता है कि जो इनकमिंग पार्टनर्स हैं वो लाइबल नहीं होंगे उन डेब्ट के लिए जो कि फर्म ने इनकर किया है बिफोर द एडमिशन। उनके एडमिशन से पहले जो भी लाइबिलिटी फर्म ने इनकर की है, उठाई है, उसके लिए नए पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे, एक्सेप्ट उन्होंने कोई एक्सप्रेस इम्प्लाइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो। हमारा तीसरा केस लॉ है स्कार्फ वर्सेस जर्दाइन। ये हमारा बहुत ही लैंडमार्क केस है जो नोटिस रिटायरमेंट में हमेशा पूछा ही जाता है। ये कहता है कि अगर आपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दे रखा है तो फिर आप लाइबल होगे फर्म के उन एक्ट्स के लिए जो कि रिटायरमेंट के बाद किए गए हैं। सिंपली फ्यूचर एक्ट के लिए आप लाइबल होंगे अगर आपने रिटायरमेंट का नोटिस नहीं दिया है। नारायणप्पा वर्सेस कृष्णप्पा, ये सेम केस लॉ वापस रिपीट हो रहा है, इस सेक्शन 35 में भी इसको लिख सकते हैं, जो कि कहता है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे डेथ पार्टनर के, डिसीज पार्टनर के, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्ट के लिए लाइबल होते हैं, फ्यूचर एक्ट के लिए लाइबल नहीं होते हैं, क्योंकि डेथ इज़ अ नोटिस टू नेम। अगर आपकी मृत्यु हो गई है तो आपको कोई भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। जोन्स वर्सेस नोए, इसमें ले डाउन किया गया था अगर आपको डिसोल्यूशन करना है फर्म का तो फिर जो आपका इंसैनिटी होनी चाहिए वो परमानेंट नेचर की होनी चाहिए, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए। जो टेम्परेरी इंसैनिटी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड डिसोल्यूशन का ग्राउंड नहीं बनता है। लक्ष्मी नारायण वर्सेस CIT, इस केस में ले डाउन किया गया था जो आपका रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होती है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है तो रजिस्ट्रार उसको रिजेक्ट कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं इनकमिंग पार्टनर क्या होता है। सेक्शन 31 डील करता है इनकमिंग पार्टनर से। जो इनकमिंग पार्टनर का सिंपल से मतलब है कि आप फर्म के जो रिलेशन में कोई एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कर रहे हो, किसी नए पर्सन को इंट्रोड्यूस करा रहे हो फर्म के रिलेशन में। और ऐसा इंट्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है? ये 3 तरीके से किया जा सकता है। या तो यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स अपनी यूनानिमस कंसेंट दे रहे हैं, या तो नॉमिनेशन के जरिए, या माइनर को जैसे एडमिट करते हैं सेक्शन 30 में वैसे किया जा सकता है। आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, नारायणप्पा वर्सेस कृष्णप्पा पे भी बोला गया था जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बिल्ड होता है, जो कि एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए क्रिएट किया जा सकता है। सेम उसी प्रकार अगर आप किसी भी पार्टनर्स को ऐड कर रहे हो तो उस फिड्यूसरी रिलेशनशिप को आप एक्सटेंड कर रहे हो तो एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑफ ऑल से ही हो सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर आप सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं ले रहे हो तो आप किसी भी बंदे को ऐड नहीं कर सकते हो फॉर्म में। द एडमिशन बाय नॉमिनेशन, सिंपली एडमिशन बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड ऐसा कोई भी क्लॉज इंसर्ट करती है कि जिसके जरिए आप पार्टनर्स को ऐड कर सकते हो फॉर्म में, तो आप उस क्लॉज का यूज़ करते हुए भी एडमिशन कर सकते हैं पार्टनर्स का। हमारा सेक्शन 30 बोलता है माइनर बिकेमिंग पार्टनर्स, जो हमारा जनरल रूल ले डाउन करता है माइनर है वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशरी हो सकता है हमारे फर्म का, वो पार्टनर नहीं हो सकता है। पर जब माइनर ने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लिया है और उसको नॉलेज मिल गई है वो पार्टनरशिप के बारे में, तो उसको 6 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है। वो 6 मंथ के अंदर डिसाइड कर सकता है कि भैया वो पब्लिक नोटिस दे करके पार्टनर बनना चाहता है कि रिजेक्ट कर दे। अगर वो साइलेंट रहता है या तो 6 मंथ का पब्लिक नोटिस दे देता है
तो भैया उसको एज अ पार्टनर डीम किया जाएगा और वो सारी पास लाइबिलिटीज़ के लिए भी लाइबल रहेंगे। हमें हमारी लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स, इनकमिंग पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी है, ये सेक्शन 31 क्लॉज 2 में दिया गया है। इसका लैंडमार्क केस है केसरिया वर्सेस राम प्रसाद। इसमें सिंपली बोला गया है जो इनकमिंग पार्टनर्स हैं वो लाइबल नहीं होते हैं उन पास एक्ट के लिए जो फर्म में हुए हैं उनके एडमिशन से पहले, अनलेस कोई भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड एग्रीमेंट ना हो या स्पेसिफिक एग्रीमेंट से उनको ये लाइबिलिटी इम्पोज ना की गई हो। अब हम पढ़ेंगे आउटगोइंग ऑफ पार्टनर क्या होता है। सेक्शन 32 से 35 डील करता है आउटगोइंग ऑफ पार्टनर। 4 मोड है जिसके जरिए पार्टनर्स को फर्म से बाहर निकाला जा सकता है। पहला है रिटायरमेंट सेक्शन 32 में, दूसरा है एक्सपल्सन सेक्शन 33 में, तीसरा है हमारा इंसॉल्वेंसी सेक्शन 34 में, चौथा है डेथ। ये 4 तरीके हैं जिसके जरिए हम पार्टनर्स को बाहर निकाल सकते हैं। आउटगोइंग ऑफ पार्टनर, सबसे पहला है हमारा रिटायरमेंट। सेक्शन 32 डील करता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई भी पार्टनर्स कैसे रिटायर हो सकता है, कोई भी पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट से या सिंपली एक एग्रीमेंट दे करके रिटायर हो सकता है। शर्तें उस पार्टनरशिप डीड में ऐसा दिया गया हो, या तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फिर वो सिंपली एक नोटिस दे करके दूसरे पार्टनर्स को जो जिसमें वो अपने इंटेंशन को सिग्निफाई कर रहा है रिटायरमेंट की, पार्टनर वो रिटायर हो सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ रिटायर्ड पार्टनर, तो रिटायर्ड पार्टनर की क्या लाइबिलिटी होती है। स्कार्फ वर्सेस डिजाइन में बोला गया था कि जो एक रिटायर्ड पार्टनर है वो कंटिन्यू टू बी लाइबल तब तक रहता है जब तक वो पब्लिक नोटिस ना देते। अगर उसने पब्लिक नोटिस दे दी है तो फर्म के फ्यूचर एक्ट के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। सेक्शन 33 बोलता है द एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, कैसे पार्टनर को हम एक्सपल कर सकते हैं। सेक्शन 33 अलाउ करता है किसी भी पार्टनर्स को स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर हम एक्सपल कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, सबसे पहला जो पार्टनरशिप डीड में उसका प्रोविज़न होना चाहिए कि भैया हमारा को ये पार्टनर को एक्सपल करना है और हमारे पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज इंसर्टेड है। एक्सपल्सन कैसे होगा, एक्सपल्सन मस्ट बी डन विद द मेजोरिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर, सभी पार्टनर की मेजोरिटी से होना चाहिए एंड बोनाफाइड होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म। जो एक्सपल्सन है वो गुड फेथ में होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ द फर्म में होना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट ऑफ फर्म में नहीं है, मेलाफाइड लीक किया गया है, तो ऐसा एक्सपल्सन वॉइड होगा और इसे चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। द लाइबिलिटी ऑफ एक्सपल पार्टनर, सेम वही, अगर एक बार किसी भी पार्टनर को आपने एक्सपल कर दिया है तो लाइबल रहता है उन एक्ट्स के लिए जो उसने पहले किए हैं। एक्सपल्सन से पहले पास्ट एक्ट के लिए लाइबल रहता है, फ्यूचर एक्ट के लिए वो लाइबल तब रहेगा जब उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। अगर उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है तो फ्यूचर एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसने कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। सेक्शन 34 बोलता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब आपको दिवालिया घोषित हो गए हैं। अगर कोई भी पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाता है वो इस परफेक्टो बाय द वेरी फैक्ट अपने आप ही फर्म से अलग हो जाता है, एक्सपल हो जाता है। ये सेक्शन 34 इसी से डील करता है। अगर कोर्ट ने किसी भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है तो सेक्शन 34 अलाउ करता है कि भैया दूसरे पार्टनर उसकी पार्टनरशिप को सीज कर देते हैं, ठीक है, जिस दिन से वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है। ये सीजेशन ऑटोमेटिक होता है जिसके जरिए जो भी पार्टनर होता है अगर कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद सारे के सारे पार्टनरशिप राइट को खो देता है। द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लाइबल, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्ट के लिए लाइबल होता है, किसी भी फ्यूचर डेट के लिए लाइबल नहीं रहता है और उसको कोई भी नोटिस देना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि द इंसॉल्वेंसी इज नोटिस टू देम। द डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 35 बोलता है पार्टनर अपनी डेथ से भी वो फर्म का मेंबर होना भी सीज हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर मर जाता है तो फिर उसका जो फर्म है वो भी डिसॉल्व हो जाता है अगर कोई भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट ना हुआ उन पार्टनर्स के बीच में कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारे फर्म को, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ डेड पार्टनर की क्या लाइबिलिटी होगी, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या हायर्स होते हैं हमारे डेड पार्टनर्स के लिए, डिसीज पार्टनर के, वो लाइबल सिर्फ उन्हीं एक्ट के लिए लाइबल होंगे जो उनकी डेथ से पहले किया गया है। फ्यूचर एक्ट के लिए वो लाइबल नहीं होंगे जो उनकी डेथ के बाद हुआ है। नारायणप्पा वर्सेस कृष्णप्पा के केस में इसी को ले डाउन किया गया था।
अब राइट्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर्स के पास कुछ लाइबिलिटीज होते हैं तो कुछ ना कुछ राइट होते ही हैं। ये मेजर राइट्स हैं। कहाँ गए, हाँ ये रहे मेजर राइट्स। द सेक्शन 36 बोलता है जो आउटगोइंग पार्टनर है उनके पास राइट है कि वो कॉम्पिटिटिंग बिजनेस पे एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए जो बिजनेस होते हैं सिमिलर नेचर के बिजनेस में वो इंगेज हो सकते हैं, पर वो फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को एज अ फर्म का एजेंट के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या तो फर्म के रिसोर्सेज कस्टमर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर जो फर्म है वो एक ऐसा क्लॉज को इंसर्ट कर सकती है कि जो फर्म की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करे। जैसे कि फर्म पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्लॉज इंसर्ट कर सकती है कि आप आउटगोइंग पार्टनर होने वाले हैं तो अब आप 1 महीने तक 1 साल तक इस लोकेशन पे या इस एरिया में या इतने समय तक आप सेम बिजनेस को इंगेज नहीं करेंगे, ताकि अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। सेक्शन 37 बोलता है जो आउटगोइंग पार्टनर्स है वो इंटाइटल है कि उनको प्रॉफिट में शेयर मिले। जो आउटगोइंग पार्टनर्स हो गए जो रिटायर हो गए हैं या जो डिसीज्ड हो गए हैं और उनका शेयर अभी तक फर्म के रिसोर्सेज से अलग नहीं किया गया, तो उनके पास राइट है कि उनको 6% पर एनम के रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सेक्शन 38 में हमारा रिवोकेशन है, जो आउटगोइंग पार्टनर के पास राइट है कि वो कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकता है। सेक्शन 40 to 44 डील विद द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म कैसे डिसॉल्व होता है उससे डील करते हैं। फर्म 2 तरीके से डिसॉल्व होते हैं, विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन एंड विद द कोर्ट इंटरवेंशन। सेक्शन 40 से 43 डील करता है कि कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना, कोर्ट की दखलंदाजी के बिना कैसे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। सेक्शन 44 सिंपली डील करता है कि कोर्ट कैसे डिसॉल्व कर सकती है हमारे फर्म को। सेक्शन 39 बोलता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये रहा 1 2 3 4, मान लीजिए ये 4 लोग हैं, इनने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, एक फर्म को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, इनके बीच में लिंक रहता है। अगर इनके बीच का जो ये लिंक है, सभी के बीच का जो ये लिंक है अगर ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, तो माना जाएगा कि फर्म भी डिसॉल्व हो गया है। अगर इनमें से किसी भी 2 लोगों के बीच में अगर वो लिंक अभी भी रहता है तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप को डिसॉल्व माना जाएगा, फर्म को नहीं। तो सिंपली इसको पढ़ते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिग्निफाई द एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है जो पार्टनर्स के बीच का जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप है वो समाप्त हो रहा है, फर्म इटसेल्फ टर्मिनेट नहीं हो रही, फर्म अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर पार्टनरशिप ऑफ फर्म डिसॉल्व हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो जा रहा है। पर वहीं अगर कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ फर्म हो रहा है तो फिर जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली इस पर फैक्टर डिसॉल्व होती ही है। The entire firm dissolved, the partner ceases their business relationship, the firm name retire and the business wound up permanently। अगर एक बार फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जो बिजनेस है, रिलेशन है, वो भी समाप्त हो जाता है, फर्म का नाम रिटायर हो जाता है एंड एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया जाता है, डेब्ट्स को पेड ऑफ कर दिया जाता है। ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन द पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में, द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है हम जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो रहा है, जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो समाप्त हो रहा है, एक न्यू एग्रीमेंट टेक प्लेस करा है नोवेशन के जरिए, जिसको हम सिंपली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। वहीं अगर फर्म ही डिसॉल्व हो रही है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जा रहा है हमारे पार्टनरशिप का, कोई भी रिलेशनशिप नहीं बच रहा है पार्टनर्स के बीच में एंड कंप्लीट सीजेशन ऑफ बिजनेस हो रहा है। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, जो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, टर्मिनेट नहीं होता है, वो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा होता है। पर अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो भैया बिजनेस भी समाप्त हो जाता है,
आप सिर्फ और सिर्फ वाइंड अप कर सकते हो बिजनेस को, कोई भी न्यू बिजनेस को नहीं ले सकते हो। इकोनॉमिक रिलेशन क्या है, अगर पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो रही है भैया तो इकोनॉमिक रिलेशन में अब एक सेटलमेंट प्रोसेस आता है कि भैया जो आउटगोइंग पार्टनर है उनको उनका शेयर दे दो और उनको भेज दो। ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बदलाव आ सकता है, पर अगर फर्म डिज़ोल्व हो रही है कंप्लीटली सवर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सबको अपना शेयर मिल जाता है और हो जाता है, क्लोज ऑफ हो जाता है। द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इट इज़ इंटायरली वॉलेंट्री। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो कोर्ट का इंटरवेंशन करना ना करना वॉलेंट्री रहता है। पार्टीज खुद भी फर्म का डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकती है या कोर्ट के अप्रोच कर सकती है। पर वहीं अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फिर इंटरवेंशन वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री दोनों हो सकता है। सेक्शन 40 से 43 डील करता है वॉलेंट्री डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वहीं सेक्शन 44 ले डाउन करता है कैसे कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है हमारे फर्म को ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। ट्रिगरिंग इवेंट, कौन कौन से इवेंट से हमारा फर्म डिसॉल्व हो हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है। अगर आपने किसी भी नए मेंबर को ऐड किया है तो उसके कारण भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। रिटायरमेंट के कारण, एक्सपल्सन, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ। और किन किन कारणों से हमारा फर्म डिसॉल्व हो सकता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर पार्टीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है या कंपलसरी डिसोल्यूशन हो रखा है या इंसॉल्वेंसी नोटिस के कारण या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। गोल्डन रूल क्या है, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही इसका ये मतलब नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो रही है, पर अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है ये कंपलसरी है, नेसेसरी है कि हमारा पार्टनरशिप भी सबके बीच में डिसॉल्व होगा। एंड मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, हमारे दो मोड है डिसोल्यूशन के, विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन एंड कोर्ट इंटरवेंशन। सेक्शन 40 से 43 डील करता है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन एंड विद कोर्ट इंटरवेंशन सेक्शन 44 में। तो पहले हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। तो सबसे पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 40 कहता है एग्रीमेंट के जरिए भी हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से क्रिएट हो सकता है। सेम उसी प्रकार एग्रीमेंट से पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से किसी क्लॉज को इंसर्ट किया गया है प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के बीच में, जो मेंशन करता है कि जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं अपॉन सर्टेन कंडीशंस, तो उसका कंप्लायंस होगा। सेक्शन 41 कहता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। सेक्शन 41 कहता है कुछ ऐसे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस अरोज हो जाते हैं जिसके कारण जो फर्म का बिजनेस को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो ये तो बिजनेस है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इलीगल हो जाता है, तो उस समय जो हमारा फर्म है वो भी डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या तो एक को छोड़ के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या फिर जो हमारा फर्म का बिजनेस है वो अनलॉफुल हो गया, पहले लॉफुल था अब अनलॉफुल हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट में अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, नया लॉ आ गया है या कुछ नए रेगुलेशंस आ गए हैं। सेक्शन 42 डील करता है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी। कुछ सर्टेन कंटीजेंसी के हैपनिंग होने पे भी हम अपना फर्म को डिसॉल्व हो कर सकते हैं। सच कंटीजेंसी इंक्लूड, जैसे कि हमने एक्सपायरी ऑफ टर्म, हमारा जो फर्म था एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एंड वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड हैव एक्सपायर, देन हमारा फर्म भी अपने आप एक्सपायर्ड हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर, if our firm was constituted for a specific venture and joint project and such project has been duly constituted, then the firm will be dissolved. Death of a partner, if a partner dies then the firm automatically dissolves except there is an agreement to contrary. Insolvency,
The insolvency is perfect to dissolve the partnership between the partners. These even do not always dissolve the firm. ये even हमेशा firm को dissolve नहीं कर सकते हैं. They are subject to contract. The dissolution by notice. अगर आपका पार्टनरशिप एट विल की तरह कॉन्स्टिट्यूट हो रखा है तो पार्टनर सिंपली एक नोटिस दे करके भी जो पार्टनर फर्म है उसको डिसॉल्व कर सकता है. सेक्शन 44 बोलता है डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑर्डर दे करके भी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एम्पावर करता है पार्टनर्स को कि कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि वो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए. जो सच एप्लीकेशन है वो डिफ़िकल्ट नहीं है. सिंपली अब एप्लीकेशन दो कि भैया हम कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं बिजनेस को और ये ग्राउंड्स है हमारे. इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखा था, हाँ ये रहा शॉर्ट फॉर्म, UPM बदल जाए. UPM जैसे U से हमारा संदेश माइंड, P से परमानेंट कैपेसिटी और इस तरीके से ये हमारा चार्ट है. ये ईजी रहेगा याद करने के लिए. कहाँ गया ये, जैसे यू से अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये ग्राउंड ले डाउन करते हैं. 7 ग्राउंड है जिसके जरिए कोर्ट इंटरवीन कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में. पहला ग्राउंड है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. अगर जो हमारे पार्टनर्स है वो अनसाउंड हो गए, एक अनसाउंड माइंड पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. अगर वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाएगा, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिस कारण जो दूसरे पार्टनर्स हैं फर्म के डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं. द परमानेंट इनकेपेसिटी, अगर कोई भी पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म के लिए, मान लीजिए वो कोमा में है या फिर उसको परमानेंट डिसेबिलिटी है, पैरालाइज हो गया है, तो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. मिसकंडक्ट, अगर कोई भी पार्टनर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि प्रीजुडिशियली इफेक्ट करता है हमारे पार्टनरशिप की गुडविल को, उसकी रेपुटेशन को, तो दूसरे पार्टनर्स अप्लाई कर सकते हैं फर्म के डिसोल्यूशन के लिए. परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनर बार बार वॉल्यूट कर रहा है हमारे पार्टनरशिप नॉर्म्स का, ठीक है, कुछ रूल्स को नॉर्म्स को ले डाउन किया गया है, उनको लगातार ब्रीच कर रहा है, ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है, क्योंकि जो हमारा पार्टनरशिप होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पे बिल्ड होता है. अगर हमको मेरे पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं उसके फर्म में क्यों रहूँगा, तो इसके कारण मैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ. तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं दिया गया है कि आप इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, कर सकते हो, और पार्टनर जानबूझ के अपने कंप्लीट इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, वेस्ट कर दे रहा है किसी और पर्सन पे जिसका पे मेरे को ट्रस्ट नहीं है, तो फिर भैया वो ग्राउंड बन सकता है हमारा डिसोल्यूशन का. कंटिन्यूस लॉस, फर्म की पार्टनरशिप की डेफिनीशन ही है कि भैया कि उनको प्रॉफिट शेयर करना है किसी भी बिजनेस में, एग्री टू शेयर प्रॉफिट. अगर मेरे को कंटिन्यूस लॉस हो रहा है मैं फर्म में क्यों रहना चाहूँगा, ये भी एक ग्राउंड बनता है हमारे डिसोल्यूशन के लिए. एंड 7वां ग्राउंड है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड. अगर कोई और जस्ट इक्विटेबल ग्राउंड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कोर्ट को लगता है कि इन ग्राउंड पे भी हमको डिसॉल्व करना है, उन ग्राउंड को भी यूटिलाइज एक्सरसाइज करते हुए फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है. अब हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को डिसॉल्व कर दिया, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. सेक्शन 45 से 55 मेजरली डील करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए. तो सेक्शन 45 कहता है द लाइबिलिटी आफ्टर द डिसोल्यूशन. अगर एक बार हमने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया है, फर्म को डिसॉल्व हो गए है, तो क्या लाइबिलिटी रहती है. ठीक है, जनरल रूल को ले डाउन करता है. जो लाइबिलिटी हमारी कंटिन्यू रहती है जब तक हम पूरा वाइंड अप प्रोसेस को ना कर दे और पब्लिक नोटिस ना देते. अगर हमने पब्लिक नोटिस दे दिया है उस दिन से हम फ्यूचर लाइबिलिटी को इनकर नहीं करते हैं. इसका एक्सेप्शन है द डिसीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर्स को नोटिस देना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो डिसीज एंड इंसॉल्वेंसी नोटिस टू राइट इन रेम होती है, जिस कारण उनमें नोटिस देना जरूरी नहीं होता है. एंड जो डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर्स होता है उसका एग्जिस्टेंस ही सीक्रेट रहता है, तो आपको पता ही नहीं है, तो नोटिस दे के फ़ायदा ही क्या आपका. ठीक है, और सेक्शन 46 एंड 47 डील करता है द राइट ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन. जो पार्टनर्स के पास सेक्शन 46 में राइट होता है टू वाउंड अप द बिजनेस, वो बिजनेस को वाउंड अप कर सकते हैं.
ठीक है, पार्टनर्स लीन कर सकते हैं, सरप्लस को आपस में डिवाइड कर देंगे, डेप्ट को पेड ऑफ कर दिया जाएगा, डेप्ट को एसेट्स को रियलाइज कर दिया जाएगा, डेप्ट को पेड ऑफ कर दिया जाएगा, एंड प्रॉफिट को शेयर कर दिया जाएगा। एंड सेक्शन 47 कहता है द कंटिन्यूइंग अथॉरिटी, जो हमारी अथॉरिटी होती है कंटिन्यू रहती है जब तक हम कंप्लीट वाउंड अप ना कर दे बिजनेस का। हम फ्यूचर में बिजनेस नहीं ले सकते हैं, जो न्यू बिजनेस को नहीं ले सकते हैं, पर जो कंटिन्यू बिजनेस है उसको जब तक पूरा ही ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए तब तक हम उसमें अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है अब रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, सेक्शन 56 से 71 डील करता है कैसे हम फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपली जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म होता है वो एक मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, एसेंशियल नहीं होता है हमारा, पर सेक्शन 51 से 71 ले डाउन करता है कुछ सर्टेन क्या बोलते हैं उसको, डिसेबिलिटीज़ को ले डाउन करता है जिसके जरिए वो कुछ लिमिट
67, 68 हमारी एविडेंटरी वैल्यू की बात करते हैं रजिस्टर की। सेक्शन 60 कहाँ गया ये इधर का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। सेक्शन 66 बोलते हैं जो रजिस्टर होता है फर्म का वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट रहता है। सेक्शन 67 बोलता है जो रजिस्ट्रार है वो प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज़ को प्रोवाइड कर सकता है डॉक्यूमेंट की ऑन ड्यू फीस। एंड सेक्शन 68 बोलता है जो रजिस्टर होते हैं जो सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार ने प्रोवाइड की है वो कॉपी एडमिसिबल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ एविडेंस के तौर पे। तो सेक्शन 69 बोलता है द इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आपने नॉन रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल प्रोविज़न, ये बहुत ही क्रूशियल प्रोविज़न होता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। ये कुछ लिमिटेशन इम्पाउंड करता है हमारे उन फर्म पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, जैसे कि नो सूट अगेंस्ट द फर्म, अगर आपके फर्म ने रजिस्टर नहीं कर रखा है वो एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो फिर वो स्यू नहीं कर सकती है दूसरे पार्टनर्स को उन राइट को इन्फोर्स कराने के लिए जो कि पार्टनरशिप डीड से अराइज होते हैं। ठीक है, नो सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी स्यू नहीं कर सकती है। दे कैन नॉट स्यू द थर्ड पार्टी ताकि इन्फोर्स करा सकें उन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को।